हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो यार आज का लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। काफ़ी बड़ा लेक्चर जो भी होगा, जितना भी हमें जानना होगा पैनक्रियाटिक सिक्रीशन के बारे में, इधर इट उसकी एनाटमी, थोड़ी फंक्शनल एनाटमी, आपकी उसकी प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, मेन फंक्शंस, बहुत ज़्यादा फंक्शंस है ना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर मैकेनिज्म, रेगुलेशन, मतलब जो भी आपके एज पर द सिलेबस रिक्वायर्ड होगा पैनक्रियाटिक सिक्रीशन के ऊपर, इस एक वीडियो में सब कुछ मिलेगा बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, और आसान लेक्चर होगा, बस थोड़ा लेंथ बढ़ सकते हैं बिकॉज इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, दैट्स वाई। अदरवाइज ऐसा कुछ टफ नहीं होने वाला है ना। और अगर आपने मुझसे गैस्ट्रिक सिक्रीशन पढ़ा हुआ है, आपने मुझसे सलाइवरी सिक्रीशन पढ़ा हुआ है, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो डुअल फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज, जैसे मैंने आपसे ना एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारी जो बॉडी में जो एक ऐसी आपका ऑर्गन है, एक ऐसा ग्लैंड है ना, जो आपका क्या परफॉर्म कर रहा है, आपका एक तरीके से डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। वो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, वो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, तो आप उसका नाम क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। जल्दी रिवाइज कराते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? ऐसी ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन बनाएगी और वो ब्लड में डाल दे, है ना, ब्लड में डाल दे, है ना, अपना सिक्रीशन बना के, फिर ये अपना कहीं जाके साइट ऑफ एक्शन कहीं और होगी। ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? कि ऐसी ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन बनाएगी, फिर डक्ट के थ्रू भेज देगी, डक्ट के थ्रू भेज देगी अपना खुद का पाइप। तो इनमें डक्ट होती है, दे आर डक्टलेस, दे आर डक्टलेस। समझ में आ रहा है क्या? जो पैंक्रियाज है ना, वहाँ पे दोनों देखने मिलती है, आप लोगों को पता होगा ये चीज़। जैसे कि एक एंडोक्राइन फंक्शन होता है, यहाँ पे आपको अल्फा सेल, बीटा सेल, मतलब कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, तो वो वाला पार्ट जो है यहाँ पे हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स कौन से? आपके इंसुलिन पता होगा, ग्लूकागोन पता होगा आप लोगों को, बहुत कॉमन हार्मोन है, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ये हो गया। एक होता है एक्सोक्राइन फंक्शन, जहाँ पे एंजाइम्स वगैरह जूस निकलेगा, जो आपको हेल्प में, डाइजेशन में हेल्प करेगा, वो बनेंगे आपके एसिनार सेल्स में। अब देखो एक बार इमेज देखो, ये आपका पैंक्रियाज है ना, पैंक्रियाज है, इसका मैंने एक हिस्सा थोड़ा जूम किया है, तो आपको ये दिख रहा है बीच में, यहाँ पे आपको अल्फा सेल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको अल्फा सेल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको बीटा सेल्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये अपना सिक्रीशन बना रहे हैं और कहाँ डाल रहे हैं? देखो, ये देखो ब्लड, ये देखो ब्लड, ये देखो ब्लड, है ना। ठीक है, तो आपका इसमें जा रहा, तो ये आपका कहीं ना कहीं क्या हो गया? एंडोक्राइन वाला, एंडोक्राइन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, चलो, और आपको अब दिख रहा है यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कुछ सेल्स दिख रहे हैं, जैसे आपने देखा था उसमें सलाइवरी ग्लैंड में एसिनार, तो सेम उसकी तरह कुछ सेल्स दिख रहे हैं। और ये सेल्स एक जगह खुलते हैं, उसे ल्यूमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? एक खाली जगह ल्यूमन। यहाँ देखो, ये सेल्स हैं एसिनार सेल्स, ये खुल रहे हैं ल्यूमन, फिर डक्ट बनी हुई है, फिर डक्ट बनी हुई है, तो डक्ट ये सेक्शन बना रहे हैं यहाँ पे, फिर डक्ट के थ्रू आगे जा रहा है, डक्ट के थ्रू आगे जा रहा है। समझ में आ रहा है कि हम लोगों को? तो ये आपके जो बनाएंगे, यहाँ बनेगा आपका पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो हमें इस चैप्टर के अंदर हमें इसके बारे में जानना है, यहाँ से बनने वाले सिक्रीशन, जिससे बोलते हैं पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, पैंक्रियाटिक जूस, जो हेल्प करेगा हमारा किसमें? डाइजेशन में। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ओके, अब यहाँ पे देखो, ये क्या है आपका? पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या है? पैंक्रियाटिक डक्ट। अब यहाँ से मान लो आ रही है क्या? कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, लीवर गॉल ब्लैडर से मिलके, है ना, कॉमन बाइल डक्ट, और दोनों मिलती है तो क्या बन जाती है? कॉमन हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, कॉमन हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, फिर ड्यूडेनम में ओपन होती है ना, ड्यूडेनम में ओपन होती है। ठीक है, एक स्टार्टिंग में यहाँ पे थोड़ा सा उभरा उभरा होता है, तो क्या बोलते हैं? एम्प्यूल ऑफ वेल्टर। ठीक है, यहाँ पे जो वाल्व होता है वो इंपॉर्टेंट है। क्या आपका वाल्व का नाम है? आपका वी कैन से स्पिंचर ऑफ ओडाई, है ना, ओडाई। तो ये छोटे से एनाटॉमी थी, हम डिस्कस करेंगे लीवर के अंदर। चलो, तो ये हो गया, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया डुअल फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज? आ जाओ, अब यहाँ पे निकालते हैं ये जो मैंने बताया आपको एसिनार सेल्स, ये क्या बनाएंगे? कुछ जूस बनाएंगे, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले तो देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। तो कितना वॉल्यूम बनता है पर डे में? 500 से 800 ml, 500 से 800 ml। पीएच कैसा था? हाईली एल्कलाइन। हाईली एल्कलाइन होने का बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। क्यों रीज़न है? बात समझना, यही समझ जाओगे आप लोग। देखो, जो स्टमक से जो खाना आ रहा है ना, है ना, स्टमक से जो खाना आएगा, मतलब यहाँ पे काइम आएगा, वो स्टमक से आ रहा है। स्टमक तो बहुत एसिडिक होता है, हमें जो इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स होंगे उसको एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस ऐड करते हैं, जिससे जो एसिड आ रहा है हमारे स्टमक से फूड के थ्रू, वो न्यूट्रलाइज हो जाए, वो न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका पीएच ज़्यादा है, 8.3। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.01 to 1.018, बिकॉज मोस्टली पानी होता है जूस में, मोस्टली पानी होता है।
है ना। तो आप देखना हर जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी ही घूम रही है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि 99.5% पानी ही है, बाकी कुछ है घुला हुआ उसके अंदर, ठीक है। जो सॉलिड है वो 0.5% है, ठीक है। उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और कुछ इनऑर्गेनिक। पहले देखते हैं इनऑर्गेनिक में एक जो आयन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो गया आपका बाइकार्बोनेट आयन। यहाँ लिखता हूँ मैं HCO3 नेगेटिव, ये बहुत हाई अमाउंट में है, क्योंकि इसी की वजह से आपका जो पैंक्रियाटिक जूस है वो एल्कलाइन बनता है। अब इसका क्या क्या फ़ायदा है भाई, इतना ज़्यादा होने का क्या फ़ायदा है? देखो सिंपल सी बात है, पहली बात HCO3 नेगेटिव होने से मतलब कि जो आपका पैंक्रियाटिक जूस है वो एल्कलाइन होने से फ़ायदा ये है कि वो प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टिनल म्यूकोजा फ्रॉम एसिड काइन बाय न्यूट्रलाइजिंग इट। जो मैंने बताया आपको, जो पेट से आ रहा है एसिडिक काइम, एसिडिक फूड, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। साथ ही साथ ये एक मीडियम देगा जिसमें आपके जो ये बहुत सारे एंजाइम्स हैं ना ये एक्टिवेट होते हैं, है ना, एक्टिवेट होते हैं। अगर आपका ये नहीं होगा, एल्कलाइन मीडियम नहीं होगा, एल्कलाइन मीडियम नहीं हो तो बहुत सारे एंजाइम एक्टिवेट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, अब ऑर्गेनिक के अंदर आपको एंजाइम्स देखने मिलेंगे। अब एंजाइम ही तो मेन डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन में करना क्या है हमको? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है, लिपिड को ब्रेक डाउन करना है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करना है, ये तो करना होता है। तो एंजाइम्स करते हैं वो स्टेप्स। तो एंजाइम्स यहाँ पे ये हैं कि जो प्रोटीन को तोड़ने वाले, प्रोटियोलिटिक पढ़ेंगे अभी, लिपिड को तोड़ने, फैट को तोड़ने वाले, ठीक है, पढ़ेंगे अभी। और कुछ मात्रा में आपका क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले, ठीक है, अमाइलेज, अभी देखेंगे, ठीक है। ये आपका कुछ ना कुछ सिंपल सा डायग्राम है। अब आ जाओ एक बार, एक मिनट, हाँ यहाँ पर आओ। फंक्शंस ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन यहीं से आता है। चलो मेरी बात समझो। तो अब देखते हैं पहला फंक्शन क्या है कि जो इतने सारे एंजाइम्स हैं ना, ये जो सारे एंजाइम्स दिख रहे हैं आपको, ये एंजाइम्स दिख रहे हैं, तो सारा फंक्शन यहीं से निकल आएगा। तो पहली हेडिंग बनेगी आपको इसके ऊपर, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, यानी कि फंक्शंस इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सेकंड है लिपोलाइटिक एंजाइम, फंक्शन इन डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। एंड लास्ट ये क्या है आपका, फंक्शन इन क्या, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है जी। चलो तो पहले हम देखते हैं कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होता है, क्या क्या एंजाइम्स हैं वो समझते हैं। तो क्या क्या हमारे जो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, न्यूक्लियेज, इलास्टेज और कोलेजनेज। ये नाम आपको रखने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 2 ऊपर वाले मेजर हैं, बाकी सब माइनर, ठीक है। देखो यहाँ पे जो नाम लिखे हैं 6, मैंने वहाँ लिख दिया है। अब मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ आपसे। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिप्सिन से स्टार्ट करते हैं। देखो जितने भी आपको ये एंजाइम दिख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये सारे एक्टिव दिख रहे हैं आपको, बट पैंक्रियाज से ये एक्टिव होके नहीं आते, ये एक्टिव आपके इंटेस्टाइन में होते हैं आके, ठीक है। तो मेरी बात समझना, तो ये आपके जो निकलते हैं, मान लो ट्रिप्सिन की बात कर रहे हैं, तो सिक्रीटेड एज अ इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन, तो पैंक्रियाज से वो इनएक्टिव होके आया है ट्रिप्सिनोजन बन के, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन बन के। फिर वहाँ पे जो पैंक्रियाज में अभी पढ़ाया नहीं मैंने आपको, बड़ा पता होगा, है ना, इंटेस्टिनल म्यूकोजा में ब्रश बॉडल सेल्स होते हैं, वहाँ से निकलता है एक हार्मोन, क्या नाम एंजाइम, एंटीरोकाइनेज, है ना, एंटीरोकाइनेज, वो इसको एक्टिव करता है ट्रिप्सिन के अंदर, ठीक है। एक बार ट्रिप्सिन बन गया तो ये ट्रिप्सिन फर्दर इसको और एक्टिवेट कर सकता है, मतलब ऑटो कैटालिटिक एक्शन है। एक बार बन गया ट्रिप्सिन तो ट्रिप्सिन जाएगा ट्रिप्सिनोजन के पास और उसको और एक्टिवेट कर सकता है, ऑटो कैटालिटिक, ऑटो एक्शन भी है, ठीक है ना, तो इसको और कर सकता है एक्टिवेट, ठीक। पहला स्टेप तो ये हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि यार ऐसा क्यों कि हमारे इंटेस्टाइन में आके ही एक्टिवेट हो रहा है, पहले क्यों नहीं हो जाता, मतलब पैंक्रियाज के अंदर ही क्यों नहीं एक्टिवेट हो जाता है? अगर ये पैंक्रियाज के अंदर एक्टिवेट हो गया, मान लो ट्रिप्सिन है पैंक्रियाज के अंदर, तो ट्रिप्सिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, वो पैंक्रियाज को डैमेज कर देगा, पैंक्रियाज की डक्ट को डैमेज कर देगा, प्रोटीन डाइजेस्ट कर देगा। तो ये बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है कि ट्रिप्सिनोजन रहता है पैंक्रियाज तक, पैंक्रियाज की डक्ट तक, ठीक है। इंटेस्टाइन में आके वो एक्टिवेट होता है जहाँ पे उसका मेन काम है। अगर वो पहले हो जाएगा तो ये होगा डैमेज द पैंक्रियाज, ठीक है। तो उसे रोकने वाले कुछ होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम ट्रिप्सिन इनिबिटर। ट्रिप्सिन इनिबिटर क्या करता है, प्रिवेंट करता है ट्रिप्सिन का एक्टिवेशन, कहाँ पे, डक्ट में, कहाँ पे, एसिनाई में, कहाँ पे, आपके सेक्रेटरी सेल्स में, ठीक है। अगर कोई डिफिशियंसी हो जाती है किसके अंदर, ट्रिप्सिन इनिबिटर के अंदर, तो ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आएगा डैमेज द पैंक्रियाज। आपने सुना होगा पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, यही तो होता है कि जो ट्रिप्सिन को एक्टिवेट होना चाहिए था कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, जहाँ पे काम है उसका, वो हो गया पैंक्रियाज में, हो गया पैंक्रियाज डैमेज, इन्फ्लामेशन होगी फिर, ठीक है। चलो आ जाओ, अब क्या क्या फंक्शन होते हैं ट्रिप्सिन के।
तो ट्रिप्सिन, पहला बात तो ये है कि ये डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, ऑब्वियस सी बात है। ये एक एंडोपेप्टाइडेज है। देखो मेरी बात समझना, प्रोटीन जब होता है तो अमीनो एसिड, प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। तो मान लो यहाँ पे अमीनो एसिड्स हैं, ये अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, है ना, अमीनो एसिड, इतने अमीनो एसिड लिखे, ठीक है ना। चलो, ये ट्रिप्सिन एक एंडोपेप्टाइडेज है, मतलब कि ये कहीं बीच से यहाँ से तोड़ेगा, यहाँ से तोड़ेगा, ठीक है, बीच से यहाँ तोड़ दिया मान लिया, और लंबी चेन है मान लो यहाँ से तोड़ दिया, ठीक है, मतलब एक बड़े प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड की चेन में तोड़ सकता है ये, समझ में आ रहा है? उसे बोलते हैं एंडोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज। एक नाम आगे चल के सुनोगे आप, एक्सोपेप्टाइडेज। वो क्या होता है कि वो एकदम टर्मिनल से तोड़ता है, मतलब बाकी चेन एक तरफ, ये एक तरफ। तो मतलब कि जो एक्सोपेप्टाइडेज है वो अमीनो एसिड को बिल्कुल आखिरी से काटेगा, तो अमीनो एसिड अलग हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ठीक है। बट जो एंडोपेप्टाइडेज है वो अंदर से काटेगा। आपने पढ़ा होगा यार बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, सीजर्स होती, मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है। चलो छोड़ो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेक इंटीरियर बॉन्ड ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन को तोड़ेगा, अमीनो एसिड में नहीं, पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीएज में, मतलब यहाँ तोड़ दिया, प्रोटीन को तोड़ा यहाँ से, बीच अंदर से, एंडोपेप्टाइडेज। तो ये एक पॉलीपेप्टाइड, ये एक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, समझ में हमको आ गया? ठीक है, पहला फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा क्या है, आपको कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब जो मिल्क प्रेजेंट होता है इसमें कैसिनोजन, उसे एक्टिवेट करता है, किसमें? कैसिन में, ठीक है। इसका एक और क्या होता है, कोई फंक्शन तो नहीं है हमारी बॉडी में, लेकिन प्रॉपर्टी है कि ये एक्सलरेट कर सकता है, एक्सलरेट करता है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। करता नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, ये क्लॉटिंग फैक्टर मैकेनिज्म टोटली अलग है, बट उसकी प्रॉपर्टी है, अगर हम आर्टिफिशियली कराएं ब्लड क्लॉटिंग तो कर देता है ये, ठीक है। एक्टिवेट्स अदर एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। तो मैंने बोला आपसे, एक बार ट्रिप्सिन बन गया, एक बार ट्रिप्सिन बन गया, अब आपको जितने भी एंजाइम दिख रहे हैं, ये देखो, ये इन सबको एक्टिवेट करेगा। जैसे कि मान लो पड़ा हुआ है काइमोट्रिप्सिनोजन, उसे कन्वर्ट कर देगा काइमोट्रिप्सिन में। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, उसे कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। प्रो इलास्टेज, कन्वर्ट कर दिया इलास्टेज। प्रो कोलिलाइपेज, इसे कन्वर्ट कर देगा कोलाइपेज, ठीक है। ये आपका प्रोटीलिटिक नहीं है, लिपिडाइजेशन में देखेंगे इसको, ठीक है, ठीक है। आपके और लाइक कोलेजिनेज आप सुनोगे आगे चल के आप सुनोगे फॉस्फोलाइपेज और ए एंड बी, इन सबको भी एक्टिवेट कर देगा ट्रिप्सिन। लेकिन ट्रिप्सिन को कौन एक्टिवेट करता है? एंटीरोकाइनेज, एंटीरोकाइनेज, ठीक है। चलो अब सेकंड पे आते हैं। तो ट्रिप्सिन के फंक्शन याद हो गए हम लोग को। हाँ, एक फंक्शन और है, ऑटो कैटालिटिक एक्शन है, मतलब एक बार अगर ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया तो ये ट्रिप्सिन खुद से अपने आप को, खुद से फर्दर ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करा देगा विदाउट द हेल्प ऑफ एंटीरोकाइनेज, ठीक है। चलो बड़े आराम से बता रहा हूँ यार, ठीक है। चलो आगे बढ़े। एक सेकंड, ये ई गलत रख गया, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन नेक्स्ट। तो ये भी आपका क्या है, एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन, मैम लिखा है देखो, काइमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्टेड टू काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। कौन एक्टिवेट करता है? ट्रिप्सिन, ठीक है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, सेम उसकी तरह ये भी एंडोपेप्टाइडेज है, बट कौन पावरफुल ज़्यादा है? ट्रिप्सिन। कौन पावरफुल ज़्यादा है? ट्रिप्सिन, ओके। चलो डाइजेशन ऑफ मिल्क, कोई ब्लड क्लॉटिंग में इसका कोई एक्शन नहीं है, आ जाओ। फिर नेक्स्ट कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, दो हैं यहाँ पे, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी। तो दोनों को कौन एक्टिवेट करेगा? ट्रिप्सिन। दोनों को कौन एक्टिवेट कर रहा है? ट्रिप्सिन। मैंने बताया ना, ट्रिप्सिन को एक्टिवेट कराने के लिए एंटीरोकाइनेज चाहिए होता है, बाकी सबके लिए ट्रिप्सिन अकेला काफ़ी है, ठीक है। तो ये दोनों एक्टिवेट हो गए, ये आपके हैं एक्सोपेप्टाइडेज। मतलब वापिस आओ, मान लो एक प्रोटीन है, अमीनो एसिड, यही तो होता है प्रोटीन, अमीनो एसिड लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपका एक्सोपेप्टाइडेज है, मतलब सबसे एंड में काम करेगा, कोने में जाके, तो यहाँ पे ब्रेक करेगा, तो मुझे बताओ जो अलग हुआ, ये क्या है? अमीनो एसिड। तो यहाँ पे प्रोटीन्स का डाइजेशन एक फाइनल लेवल पे होता है, आखिरी में सिंपल यूनिट में, उसे बोलते हैं कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड्स, ठीक है, क्योंकि एक्सोपेप्टाइड्स हैं यार, समझो मेरी बात, ठीक है। अब आप बोलोगे एक ए है, एक बी है ना, कार्बोक्सिलेज ए है, बी है, क्यों? दोनों का अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि मान लो जिस अमीनो एसिड में एरोमेटिक और एलिफेटिक चेन, साइड चेन होगी, उसमें ए वाले काम करेंगे, और जिसमें बेसिक साइड चेन होगी उसमें बी वाले काम करेंगे, ठीक है। बी से बेसिक, बी से कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी, ठीक है। अब आ जाओ न्यूक्लियेजेस कौन एक्टिवेट करा? अगेन ट्रिप्सिन, ठीक है। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड,
है ना। इलास्टेज को किसने एक्टिवेट करा, अगेन ट्रिप्सिन, डाइजेस्ट इलास्टिक फाइबर्स। कोलेजिनेस को किसने एक्टिवेट करा, अगेन ट्रिप्सिन। क्या नाम है, डाइजेस्ट, कोलेजन को डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करेगा। समझ में आ रहा है, बहुत आसान चीज़ें हैं, बस पेज बहुत भर रहा है, अदरवाइज चीज़ें बहुत सिंपल हैं। चलो आ जाओ, अब आते हैं डाइजेशन ऑफ लिपिड। तो लिपोलिटिक एंजाइम हमारे पास क्या है, इतने सारे हैं। पैंक्रियाटिक लाइपेज सबसे इंपॉर्टेंट, फिर आपको ये सारे दिख रहे हैं, अभी हम एक एक करके देखते हैं। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ गाइस आपको, वापस से आओ, भटकना नहीं है हम लोगों को। ये लिपोलिटिक एंजाइम्स ये पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो आ जाओ, वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। चलो आ जाओ, पहला क्या है, पैंक्रियाटिक लाइपेज। अब मेरी बात समझना, लाइपेज है, डाइजेस्ट करेगा किसको, आपका फैट को, ठीक है, वो देखते हैं। तो मान ली यहाँ पे क्या है, ये ट्राइग्लिसराइड है ना, फैट है। तो पैंक्रियाटिक लाइपेज कन्वर्ट करेगा इसको किसमें, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में, डाइजेस्ट कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो क्या होता है, इसकी दो रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है, पहले समझो कि जो फैट, मान लो बड़ा फैट है, फैट का बड़ा ग्लोब्यूल है, तो पहली रिक्वायरमेंट है कि इसके टुकड़े करो, छोटे 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 छोटे। मान लो एक बड़ी रोटी है आपके पास और आपने उसको बहुत सारे टुकड़े कर दिए, तो इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। और इस एंजाइम को एक कोएंजाइम चाहिए होता है ना, कोलाइपेज वो चाहिए होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे कि ये जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है, ये फैट के ग्लोब्यूल्स को डाइजेस्ट करेगा, बट फैट के ग्लोब्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो पहले यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स आएंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे बाइल सॉल्ट्स का क्या होता है। बाइल सॉल्ट्स आएंगे, वो इमल्सिफिकेशन करेंगे। नाम से नहीं डरना में इमल्सिफिकेशन क्या आगे, नहीं, इमल्सिफिकेशन इज नथिंग, बस क्या होता है इसमें, आपके बड़े ग्लोब्यूल्स के, बड़ी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो पहले ये होगा, फिर कोलाइपेज आएगा। जब कोलाइपेज आएगा, जब जाके ये एंजाइम आपके ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट करेगा मोनोग्लिसराइड में और फैटी एसिड में, तब होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, दो चीज़ चाहिए होती हैं पहले, है ना। चलो, अब 80% ऑफ द फैट डाइजेस्टेड बाय पैंक्रियाटिक लाइपेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 80% फैट यहीं पे हो रहा है। इससे पहले कहीं भी कुछ देखा होगा वो बहुत माइनर था, ठीक है। अगर डिफिशियंसी हो, मान लो किसी वजह से ये डिफिशियंसी हो गया, फिर एब्सेंस हो गया ऑफ दिस एंजाइम, कौन सा एंजाइम, पैंक्रियाटिक लाइपेज, तो फैट का डाइजेशन नहीं होगा। तो फैट कहाँ पर आएगा, फीसिस में, स्टूल में आएगा फिश, तो उसे बोलते हैं क्या, स्टेटोटोरिया, है ना, ठीक है। जिसमें आ रहा है कि क्लिनिकल टर्म है, आ जाओ। हाँ, मेरे को खराब करेंगे, पानी पी लूँ थोड़ा सा। हाँ, एक्चुअली क्या है, ये मौसम ऐसा आ चुका है गर्मी वाला, पंखा बंद करके वीडियो बनाने में दम निकल जाती है। चलो आ जाओ, हाँ नेक्स्ट पे आते हैं। तो पहला वाला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, 80% फैट डाइजेशन इसी से हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं बाकी लोगों पे। तो नेक्स्ट एंजाइम क्या है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज। तो कुछ नहीं है, ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर होता है, उसको डाइजेस्ट करता है किसमें, कोलेस्ट्रॉल में, और फैट अलग कर दिया फैटी एसिड में, ठीक है। अब थर्ड स्टेप आओ, थर्ड में समझो फॉस्फोलिपिड है, मान लो लेसिथिन है, मान लो सिफेलिन है ना। इसको कन्वर्ट करने के लिए 2 स्टेप प्रोसेस है। तो पहले अगर फॉस्फोलिपिड कन्वर्ट हो रहा है लाइजो फॉस्फोलिपिड, मान लो लेसिथिन वाला है तो लाइजो लेसिथिन, मान लो सिफेलिन वाला है तो लाइजो सिफेलिन, ठीक है। किस इसमें कन्वर्ट हो रहा है, कर रहा है कौन, फॉस्फोलाइपेज ए, ठीक है। और ये फर्दर कन्वर्ट होगा किसमें, आपका फॉस्फोराइल कोलिन और फ्री फैटी एसिड, तो इसे करेगा फॉस्फोलाइपेज बी। तो ये 2 अलग अलग आपके एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये करा रहे हैं। बट ये दोनों एक्टिवेट कब होते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। आओ वापस चलो ट्रिप्सिन पे वापस चलो, ये देखो लिखा है आल्सो एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज ए एंड फॉस्फोलाइपेज बी, ठीक है। तो आप फॉस्फोलाइपेज ए, फॉस्फोलाइपेज बी, इन शॉर्ट टर्म याद रखो, ये दे बोथ क्या करते हैं, फॉस्फोलिपिड का डाइजेशन करते हैं, फॉस्फोलिपिड एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे तो लेसिथिन और सिफेलिन, ऐसे याद रखा करो, ठीक है। अंदर वाली डिटेल ठीक है, नहीं होती याद सबको ऐसे करके, है ना। चलो, कोलाइपेज एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन, ठीक है, बट कोएंजाइम है कहाँ पे, पैंक्रियाटिक लाइपेज। देखो मैंने लिखा था कि रिक्वायरमेंट क्या है, कोलाइपेज एक्ट एज अ कोएंजाइम, बट एक्टिवेट में कहाँ लिखा था मैंने, ट्रिप्सिन में। ये देखो कोलाइपेज को कन्वर्ट कोलाइपेज कौन कर रहा है, ट्रिप्सिन कर रहा है, ठीक है जी। ओके बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज, ये भी आपका लिपोलिटिक है, बहुत कमज़ोर है। ये बाइल सॉल्ट की प्रेजेंस में वो सारे काम करता है जो ये कर रहा है, कौन, पैंक्रियाटिक लाइपेज,
है ना, बहुत कमज़ोर है लेकिन छोड़ सकते हो उसको, ठीक है। चलो आ जाओ लास्ट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी होता है क्या, हाँ कम मात्रा में सही लेकिन होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकलता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। एक नाम सुना था आपने क्या, सलाइवरी अमाइलेज, वो सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा था, है ना। तो यहाँ पे स्टार्च एक क्या हुआ पॉलीसैकेराइड, कन्वर्ट इनटू डाइसैकेराइड लाइक माल्टोज, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये भी डाइजेशन हो गया। तो ये जो मैंने 3 एस्पेक्ट बताए आपको पैंक्रियाटिक जूस के डाइजेशन थे, एक प्रोटीन के ऊपर था, एक लिपिड के ऊपर था, एक कार्बोहाइड्रेट के ऊपर था। अब है न्यूट्रलाइजिंग एक्शन, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर बाइकार्बोनेट बहुत होते हैं, जिसकी वजह से जो एसिड आ रहा होता है आपका फूड के थ्रू स्टमक से इंटेस्टाइन में, वो आपका न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे हमारी जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। तो ये फंक्शन हो गया, ठीक है जी। तो ये जो टेबल है मैंने सब कुछ बताया है। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये टेबल क्लियर होनी चाहिए। अभी ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा मैं, बट ठीक है, ये हमें आता है, ये हमें आता है। हमने हर एक नाम के बारे में जितनी ज़रूरी बातें थी सब कर ली, ठीक है। अब आ जाओ, 20 मिनट की वीडियो हो गई, क्या इसको आगे बढ़ाया जाए? ऐसा करते हैं, अगली वीडियो में आते हैं, ठीक है। बहुत कुछ है बना, मतलब बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, फिर अपलोड करने में दिक्कत आती है। चलो इतना हो गया, है ना। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट है यार फंक्शन, प्लीज़ 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 मोटा मोटा हेडिंग याद रखना। अगर आपने लिपिड के अंदर मान लो ये एंजाइम्स के नाम याद कर लिए ना, मैं आपको वादा दिलाता हूँ आप पेपर में लिख लोगे इसके अंदर कंटेंट। आपने अगर ये प्रोटीन्स के अंदर कौन कौन से प्रोटीलिटिक एंजाइम होते हैं जूस में, अगर आपने ये नाम याद कर लिए ना, ट्रस्ट में आप अंदर का लिख लोगे। क्या ही मुश्किल होता है, ट्रिप्सिन आपने, मुझे पता है नीट टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं सब कुछ, ठीक है। सब कुछ हो जाएगा, अंदर का कंटेंट एग्जाम में आ जाएगा अगर आपने एक बार भी ढंग से पढ़ा होगा तो, ठीक है। और कोई ये उम्मीद नहीं करता आपसे कि जैसे कि मैंने ये लिखा है ना, इस लाइन के बाद ये लाइन लिखी है, आपको भी लिखना है। नहीं यार, ऐसा थोड़ा ना होती है पढ़ाई। आपने जस्ट कॉन्सेप्ट लिया, अब अपनी लैंग्वेज में लिखो घुमा फिरा के, ठीक है। बस चीज़ें सही लिखो, है ना, बट हेडिंग तो सही होनी चाहिए ना इसे आपका, ठीक है। चलो ज़्यादा बातें नहीं करते, लंबी वीडियो हो गई है। ओके गाइस, ठीक है, ढंग से पढ़ो। ओके, थैंक यू, बाय।